नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के सियासी घमासान का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए के कुनबे को बढ़ाकर सत्ता पर जीत की हैट्रिक मारने की रणनीति को धार दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरना चाहती हैं। विपक्षी एकता के नए कुनबे का नाम दिया गया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। बेंगलुरु में लगे विपक्षी नेताओं के जमावड़े में यह दावा किया जा रहा है कि ये 26 दल एक साथ आकर मोदी सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। विपक्षी दलों, खासतौर पर कांग्रेस का कहना है कि ये लड़ाई सत्ता की नहीं, देश बचाने की लड़ाई है और हम सब आपसी मतभेद बुलाकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। हालांकि विपक्षी एकता की राह में कठिनाइयां अभी भी कम नहीं। बैठक के कुछ देर बाद ही सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने साफ कर दिया कि बंगाल में टीएमसी के साथ कोई तालमेल नहीं होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी एकता पर जोरदार प्रहार करते हुए इसे भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन करार दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टियों ने देश के लोगों के साथ अन्याय किया है। देश का विकास इनके लिए मायने नहीं रखता, इनके लिए इनका परिवार प्रथम है। मिशन 2024 विपक्षी दलों ने दिखाया 26 की एकता का दम। एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा रोमांचक सियासी मुकाबला। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर खाई जा रही थी साथ रहने की कस्में। मिशन 2024 फतह करने को लेकर सियासी दलों का ट्रेलर दिखना शुरू हो चुका है। एक तरफ बीजेपी एनडीए का कुनबा बढ़ाकर लगातार तीसरी बार सत्ता के शिखर तक पहुंचना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम बीजेपी विरोधी दल एक साथ एक मंच पर आकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का मंसूबा तैयार कर रहे हैं। बेंगलुरु में विपक्षी एकता के लिए दिग्गजों का जमावड़ा लगा है। 26 दल मिलकर बीजेपी को सत्ता से हटाने को बेताब दिखाई दे रहे हैं। इस नए अलायंस का नाम दिया गया है इंडिया, यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट। इस बैठक में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उनकी लड़ाई सत्ता या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए है। यानी साफ संदेश दिया जा रहा है कि तमाम विपक्षी पार्टियां महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर एक साथ रहने को तैयार हैं। शर्त एक है बीजेपी को सत्ता से हटाना, लेकिन विपक्षी एकता की राह में कांटे भी कम नहीं है। ED, vigilance, all such institutions, they are using against opposition party leaders and their workers. Therefore, there is a grave situation. To save this situation, we have come together, and country is important for us. चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अरुणाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सरकार बेचना, सरकार खरीद करना एक ही काम है गवर्नमेंट का। इसी के लिए हम लोगों ने आज सब मिलके एक रियल चैलेंज लिया है। डिटेल्स खड़गे जी ने आपको फुल फ्लेजेड नाम बताया, लेकिन इसका शॉर्ट फॉर्म में होता है इंडिया। लेट अस चैलेंज इंडिया। एनडीए, कैन यू चैलेंज इंडिया? भाजपा, कैन यू चैलेंज इंडिया? तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है, और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? ये लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है।
देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है। हालांकि इस बैठक में गठबंधन के संयोजक पद पर फैसला नहीं हो सका। कयास लगाए जा रहे थे कि सोनिया गांधी या नीतीश कुमार में से किसी एक को संयोजक पद दिया जा सकता है, लेकिन अब इस पर मुंबई में होने वाली अगली बैठक में फैसला लेने की बात कही गई है। 11 सदस्यों की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी जो संयोजक और पार्टियों के सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला बनाएगी। वहीं विपक्षी गठबंधन के कामकाज के लिए दिल्ली में एक सचिवालय बनाया जाएगा, जहां 26 विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया एनडीए को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति तैयार करेगा। विपक्षी एकता पर पीएम का प्रहार। नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं, परिवारवाद की आग की दशकों से देश हवाले है। भ्रष्टाचारी परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ नाइंसाफी की है। विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। बेंगलुरु में चल रही विपक्षी दलों की बैठक को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार अटैक किया है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि बेंगलुरु में भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी और परिवारवादी एकजुट होकर अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन परिवारवादी दलों ने देश के युवाओं के साथ न्याय नहीं किया, क्योंकि विपक्षी दलों के लिए देश का विकास मायने नहीं रखता, इनके लिए फैमिली फर्स्ट है। इनका एक ही एजेंडा है, परिवार बचाओ। इस बैठक की एक और खास बात है, अगर कोई करोड़ों के घोटाले में जमानत पर है तो उसे बहुत सम्मान की नजर से देखा जाता है। अगर पूरा का पूरा परिवार ही जमानत पर है तो उसकी और ज्यादा खातिरदारी होती है। अगर किसी दल का कोई वर्तमान मंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो उसे एक्स्ट्रा नंबर देकर स्पेशल इनवाइटी बुलाकर बुलाया जाता है। कुल मिलाकर 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी एकता मजबूत होती दिखाई दे रही है। महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर विपक्षी एकता की कस्में खाई जा रही हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना अभी भी बाकी है। इस बात में भी कोई संदेह नहीं कि विपक्षी एकता के मद्देनजर बीजेपी भी अपने कुनबे को विस्तार देने का प्रयास कर रही है। विपक्षी दलों के जहां 26 दल एक साथ हैं, तो वहीं बीजेपी 38 दलों के साथ होने का दावा कर रही है। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि सिर्फ छोटे छोटे दलों को साथ लाकर विपक्षी दल क्या मजबूत एनडीए का सामना कर पाएंगे, क्योंकि जो 26 दल एकजुट होने जा रहे हैं वो पिछले चुनाव में 150 सीटों से कम में सिमट गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। यहाँ तो दोनों ही दलों की तरफ से अपनी अपनी रणनीति को धार देने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ विपक्षी एकता को लेकर 26 दल एक साथ आ गए हैं, तमाम गिले शिकवे को भुलाकर, तमाम महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करते हुए एकजुटता की कस्में खा रहे हैं। तो दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी की कोशिश है कि उसका कुनबा और ज्यादा बढ़ जाए, जिसको लेकर दिल्ली में इस वक्त एक बड़ी बैठक भी चल रही है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने आज के सभी सम्मानित अतिथियों से। मेरे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं। पवन दीक्षित जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। रमेश श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं। आप प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू, हमारे साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन शुरुआत मैं पवन दीक्षित जी आपसे ही करना चाहूंगा। ये तय हो चुका है कि एनडीए बनाम इंडिया होगा मुकाबला इस बार? नमस्कार, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है जी। और मेरे सभी पैनलिस्ट साथियों को नमस्कार। देखिए, बिल्कुल इंडिया बनाम एनडीए ही लड़ाई है। एनडीए मतलब हो गया नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस या नॉन डिजर्व अलायंस, और इंडिया का मतलब तो पता ही है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो निश्चित रूप से ये चीजें समझने वाली हैं कि हम किन परिस्थितियों में इस गठबंधन को लेकर के गए हैं। जो 9 वर्ष में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने इस देश को दिया है,
वो सब क्वेश्चन के घेरे में है, वो सब सवालों के घेरे में है। आज देश की जो हालात है, जो स्थितियां हैं, मैं 1 to 1 सबसे बात करने को तैयार हूँ। उन पर निश्चित रूप से प्रश्नचिन्ह लगता है कि क्योंकि देश किसी की एक की बकौती नहीं है, ना भाजपा की, ना कांग्रेस की, ना किसी इंधन की। देश 140 करोड़ लोगों का देश है। और यहाँ जब इस देश की हालत 80 करोड़ लोगों की ऐसी हो जाए जिन्हें 5 किलो राशन पर मोहताज होना पड़े, तो ये देश के लिए वाकई शर्म की बात है। यहाँ पर जब ये देखा जाए कि हमारे देश की एयरलाइंस तक बिक जाए और इतने बड़े देश की, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के बाद अपनी एयरलाइंस ना हो, तो ये बहुत शर्म की बात है। 40 वर्ष की बेरोजगारी सबसे ज्यादा हो जाए, तो ये बहुत ज्यादा शर्म की बात है। 1 किलो टमाटर में 1.5 लीटर पेट्रोल आ जाए और 1 किलो अदरक में 4 लीटर पेट्रोल आ जाए, ये वाकई में बहुत शर्म की बात है। आज पूरी तरह डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया गया है। जो भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के खिलाफ कुछ भी बात करने की कोशिश करता है, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब कुछ खुल जाता है और सारी चीजें अच्छे बुरे झूठे सच्चे केसेस पे लगा दिए जाते हैं। ये सर्वविदित है इसमें, क्योंकि दोनों तरफ के पक्ष हो सकते हैं, तो इसलिए हम इस पे नहीं जाना चाहते। तो बहुत सारी चीजें ऐसी, आज लोग बौखलाहट में है, लोग परेशान हैं, आज रोजगार नहीं है लोगों के पास में। तो निश्चित रूप से विपक्ष का फर्ज बनता है, एक मजबूत विपक्ष का फर्ज बनता है कि वो देश की जनता की अदालत में जाए और उन सब बातों को रखे कि क्या इन 9 सालों में पवन भाई सरकार ने किया। लेकिन एक तरफ आपके स्पेशल 26 हो गए, दूसरी तरफ 38 दलों के साथ होने का दावा किया जा रहा है। ये 38 दलों का मुकाबला ये 26 दल कर कैसे पाएंगे? अक्षय भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। इसमें 38 में से 8 पार्टी ऐसी है जिनका 0 MP है, 9 पार्टी ऐसी है जिसका सिर्फ 1 MP है और 3 पार्टी ऐसी है जिसका सिर्फ 2 MP है। यानी कि 20 पार्टियों के मात्र 3 MP हैं। पहली बात। बीजेपी कह रही कि 300 पार तो हम अकेले हैं। जी, बीजेपी कह रही कि 300 पार तो हम अकेले ही थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, 300 पार नहीं, 500 पार कोलंबिया की भी ले सकते हैं, श्रीलंका के भी ले लें, नेपाल के ले लें, पाकिस्तान के ले लें, ये सबसे पार अकेले हैं, क्योंकि इनसे तो पार ही कोई नहीं पा सकता। ये झूठ बोलने में, झूठ की मशीन इतनी बड़ी है, इसमें वाकई में कोई पार नहीं। बिल्कुल, आपने ये बात महत्वपूर्ण कही है, आपने ये बात महत्वपूर्ण कही है पवन भाई, कि छोटे छोटे दलों को साथ लाकर कितना असर होगा। सवाल तो आपसे भी पूछा जाएगा कि जो 26 दल आपके साथ जुड़े हैं, पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के अगर नतीजे देखेंगे तो 150 सीटों के अंदर में सफाया हो गया था, सभी सीटों का। मुकाबला कैसे कीजिएगा? ऐसा क्या चेंज हुआ है जो आपको लग रहा है कि लोगों का यकीन बदलेगा इस बार? अक्षय भाई, आप बहुत ज्यादा समझदार एवं फायर ब्रांड एंकर मैं मानता हूँ आपको सारी चीजें पता है। जहां पर समाजवादी पार्टी भी लड़ी और कांग्रेस लड़ी, या टीएमसी लड़ी और कांग्रेस लड़ी और सीपीएम भी लड़ी, तो सीटों वोटों का बंटवारा हुआ और भाजपा की विजय हुई। इस बार बहुत कंसोलिडेट हो चुका है। ये बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस वाला फॉर्मूला नहीं है, आपको पता ही। आप सिर्फ मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं, बाकी आपको पता सब है कि फॉर्मूला। ठीक है, चलिए, नहीं, संजीव भाई की जुबान से सुनते हैं ना संजीव जी। लेकिन इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि भले सीटों के आंकड़े में पिछड़ गया हो पिछले चुनाव में विपक्ष, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था, कुछ ही आगे पीछे का अंतर था। आपको लग रहा है कि इस बार की चुनौती बड़ी होने जा रही है? ये भ्रष्टाचारी और परिवारवादी लोगों की कोई इनसे मुकाबला हमारा नहीं है। हमारा एक बहुत साफ सा एजेंडा है कि पूरे देश के जो जनसंख्या है उसका कैसे भला हो, देश का कैसे विकास हो, देश को कैसे विश्व पटल पर आगे ले जाया जाए। हमारी सोच ये है। इनकी सोच केवल ये न प्रकार किसी तरीके से सत्ता पर काबिज हुआ जाए। लेकिन मैंने बहुत साफ सा देखा है अक्षय जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर मैं बात करूं जी, तो समाजवादी पार्टी ने 2012 से 17 तक अपनी सरकार बनाई और 17 में ये कहा कि कांग्रेस से हमारा गठबंधन, बाद में कहा कि भाई कांग्रेस बड़ी पार्टी थी, उससे हमारा गठबंधन हमें लाभ नहीं हमें मिल पाया जी। बसपा का गठबंधन हुआ 19 में लोकसभा चुनाव, 80 की 80 सीटें जीतने का दावा। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि इसमें और किसी को कोई सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी हमारे साथी कह रहे थे वो अमेरिका और जापान, आप भी अमेरिका जा रहे हैं, आपके नेता भी अमेरिका जाकर के वोट मांग रहे हैं और वहाँ देश की बुराई कर रहे हैं। आज आपको इंडिया समझ में आ रहा है? इंडिया की बदनामी कर गए आप, अमेरिका में आए, आज आपको इंडिया दिखाई दे रहा है। इस नाम को रखकर कहीं पेश तो नहीं फंसा दिया कि आप लोग खुलकर निशाना भी नहीं साध सकते? संजू भाई, इंडिया के लोग ये अक्षय जी इनको माकूल जवाब देंगे। 2024 का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट आने दीजिए। ये है का
उत्तर प्रदेश से भाग गए। उत्तर प्रदेश चुनाव हारते लोकसभा का, आज तक वापस उस क्षेत्र में नहीं आया। साफ उसको अपना गढ़ कहते थे। ये समझ में नहीं आ रहा, ये इतने भ्रष्टाचारी ये जो है, इनको सब सीधे सीबीआई और ईडी क्यों याद आता? आपने भ्रष्टाचार ना किया होता तो आपको ईडी और सीबीआई से कोई डर नहीं होता। लेकिन समस्या यही है। अरे वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष के लोगों को तो कोई डर होता नहीं है, डर तो विपक्षी नेताओं को दिखाया जाता है। संजीव भाई, वो कह रहे हैं कि डर तो हमें दिखाते हैं, और 140 करोड़ की जनता की बात अगर आप करते हैं तो 140 करोड़ में तो तमाम दलों के नेता कार्यकर्ता भी तो आते हैं। वो कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से डर का माहौल बना दिया, न सिर्फ पूरे देश में, विपक्षी दलों को डरा रहे हैं कि हमारे साथ आओ वरना हम तोड़ देंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग खुद ही नहीं संभाल पा रहे अपने लोगों को। ये संभाल पाते तो अलग बात थी। अब जो ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा बन रहा है, ठीक है, तो अपना मैं बता दूं आपको, देश की जो राजनीति चल रही है इस समय, विश्व पटल पे जिस तरीके से भारत का नाम रोशन हो रहा है, उस तरीके से मैं एक चीज बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, इन जो ये 24-25 जो भी दलित लोगों के हैं, इनके ना खाते खुलने, इनका अस्तित्व बचाने के संकट। चलिए ठीक है, ये दावा आपकी तरफ से, उनकी तरफ से भी दावा है कि इस बार तो हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन रमेश श्रीवास्तव जी, इतना आसान होगा क्या? इतना आसान होगा क्या? क्योंकि अभी विपक्षी एकता के सामने और भी कई चुनौतियां हैं। ये जनता के बीच में जी नहीं जाते। संजीव भाई, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। रमेश जी से मेरा सवाल था। इनके पास सबसे बड़ी समस्या यही है। ठीक है सर, की नस को नहीं पकड़ पा रहे। ठीक है, आऊंगा मैं दोबारा आपके पास। रमेश श्रीवास्तव जी, कमरे में बैठ करके, संजीव भाई आप तक आवाज नहीं पहुंच रही शायद, तो फिर 24 पे तो जनता सबक देगी। ठीक, मैं आऊंगा दोबारा। रमेश श्रीवास्तव जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, ये जो अभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है, 26 दल जिसको आप कह रहे हैं स्पेशल शब्द जी, सब दल भी शामिल हो सकते हैं अभी, क्योंकि नाम ही है इंक्लूसिव अलायंस जी। इसका कारण क्या है? कारण ये जो ईडी और सीबीआई है सुपरफिशियल है। जनता के मन में इसका क्या कारण? क्षेत्रीय दल आखिर राजनीति में बनते क्यों है? राष्ट्रीय दलों की उपस्थिति के बावजूद क्षेत्रीय दल क्यों बनते हैं? क्योंकि वो रीजनल एस्पायरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। और भाजपा क्या करती है? क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व समाप्त करना चाहती है, चाहे तोड़ के, चाहे फोड़ के, चाहे मरोड़ के, धन बन येन केन प्रकारे समाप्त करने का प्रयास। तो अब आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग तो राष्ट्रीय दल हो गए। अरे मैं बता रहा हूँ साहब, तो ये जो रीजनल पार्टियों का गठबंधन सामने आया जी, सीधे चुनौती देने के लिए कि इनको हटाना है, और इसका नाम भी इंडिया बड़ा माकूल रखा गया कि पूरे देश की पार्टियों का गठबंधन। अब प्रधानमंत्री जी ने पोर्ट ब्लेयर के हवाई अड्डे का उद्घाटन करते हुए कहा कि साहब ये भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। अच्छा जी, हम विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारियों का कुनबा है। नहीं, केजरीवाल जी की बातों का लोग यकीन कैसे करेंगे? रमेश श्रीवास्तव जी मुझे बताइए ना, कि लोग तो उस दौर को याद करेंगे ना, कि जिस पार्टी के नेताओं को पानी पी पी कर कोसा करते थे, बाकायदा कुंडली दिखाते थे कि मेरे पास सबूत हैं, आज उन्हीं के साथ जाएंगे तो किस मुंह से कहेंगे कि हम साथ साथ हैं? आज भी केजरीवाल जी ने अपने मुंह से ही वहां भाषण दिया है, अगर आपने सुना हो तो। नहीं सुना है मैंने सुना है। एक बात सुने, हम विपक्ष में है तो भ्रष्टाचारियों का कुनबा कहलाए जा रहे हैं। इनके साथ होते तो कहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर होते, सर कैबिनेट मिनिस्टर। सर, विपक्षी एकता की बैठक में तो अरविंद केजरीवाल आज शामिल हुए हैं ना। इससे पहले तो वही कांग्रेस आरोप लगा रही थी कि घोटालेबाज हैं, दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर आपको सवालों में खड़ा किया। पटना में भी शामिल हुए थे, और लेकिन तेवर दिखाकर चले गए थे ना। और तमाम विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से मिलने का सिलसिला अरविंद जी का 19 मई को ऑर्डिनेंस आने के बाद से प्रारंभ है। और नहीं तो केजरीवाल साहब ने, श्रीवास्तव जी, केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठा लिया क्या? क्या आपने डर दिखाया कि अध्यादेश पर समर्थन करो, अगर नहीं करते हो तो हम साथ नहीं आएंगे? एक बात बताइए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में इंडिपेंडेंट है। 130 साल पुरानी पार्टी को हम उसको कहेंगे कि हम आपको डराने आए हैं? ऐसा नहीं होता था। सर मुझे बयान का मतलब बताइए ना श्रीवास्तव जी, कि जिस वक्त पटना की मीटिंग का जिक्र आप कर रहे थे ना, पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया था केजरीवाल जी की तरफ से?
कि अगर कांग्रेस स्पष्ट कर दे तब शिमला की बैठक में जाएंगे, वरना हम नहीं जाएंगे उस बैठक में जिसमें कांग्रेस शामिल होगी। अब आप सुन रहे हैं कि अभी जो एक दिन विपक्षी एकता की मीटिंग से एक दिन पहले कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें क्या रिजोल्यूशन पास करके आया कि संघवाद के विरुद्ध भाजपा सरकार जो कुछ भी करेगी, संविधान को धता बता बताने के लिए सरकार जो कुछ भी करेगी उसका वो विरोध करेंगे। ईडी सीबीआई से केजरीवाल जी भी डर गए क्या? मैं इसका मतलब ये समझूं कि आप भी सहारा चाहते हैं कि कम से कम विपक्षी दल उनके बीच में आ जाओ तो शायद थोड़ा सेफ साइड मिल जाए। डर गए क्या ईडी सीबीआई से? देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी को जो करना है वो करने दीजिए। ये कोई सहारे वारे की जरूरत नहीं है। इतने वर्षों में आम आदमी पार्टी अपने बल पर खड़ी हुई। सर मुझे बताइए ना, जिन दलों के साथ अब हाथ से हाथ मिलाकर घूम रहे हैं, इन दलों में वो तमाम नेता हैं जिनको चोर की संज्ञा देते थे अरविंद केजरीवाल एक वक्त, आज कैसे कहेंगे कि ये साहूकार हैं? अरे वो चक्की पीसिंग वाला बयान भूल गए। चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आज वो होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आज उनको माला पहनाई हो गया, वो भूल गया। अरे महोदय ऐसा है कि अरे कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता ना सर। के त्रिपाठी जी सही है ना? कोई नहीं हुआ, यहाँ तो वफादारी निभाई जा रही है। चलिए ठीक है, ये वफादारी आगे कितने वक्त तक देखने को मिलती है, लोग ये जानना चाहते हैं। आऊंगा मैं दोबारा श्रीवास्तव जी। के त्रिपाठी साहब, ये दोस्ती कितना आगे जाएगी? देखिए अक्षय जी, जब बिहार में जो विपक्षी दलों की जो वहाँ बैठक हुई जी, उस बैठक से भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आ गई। और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सम्मानित प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि 9 वर्षों में कहाँ थे एनडीए के लोग? कभी कोई बैठक हुई क्या एनडीए की? क्या कोई संयोजक बना? राज फर्नांडीज के बाद, शरद यादव के बाद कोई संयोजक एनडीए का नहीं बना। तो आज कैसे इनको याद आ गई? क्योंकि जब बिहार में विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसका एक प्रभाव गया कि कुनबा जैसे ही बढ़ा बंगलौर में आकर के, और वहां से जो विकल्प छन करके मीटिंग में आया जी कि हमारे जो इंडिया का बनाया गया, नामकरण किया गया, उससे भी भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आई। उन्होंने तत्काल बड़ी जल्दी निर्णय ले लिया और आज दिल्ली में 38 पार्टियों की मीटिंग कर रहे हैं। 38 पार्टियों की जो मीटिंग है उसमें अभी आपने जो अपने चैनल के माध्यम से बताया, बहुत से ऐसे दल हैं जिनके पास कोई सांसद नहीं। तो ऐसे लोगों को पार्टी में लेने से कोई बहुत बड़ा फायदा तो मेरे ख्याल से नहीं होगा भारतीय राजनीति। और दूसरा सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने आकाश पाताल तो सब तो बेच दिया। ठीक है, अभी 9 वर्षों के चुनाव जो हुए उसमें किसान हाशिए पे हो गया, उसकी आमदनी कहा था 2.5 गुना। ठीक है, लेकिन त्रिपाठी जी मैं माफी चाहूंगा, बीच में आपको रोक रहा हूं। हालांकि माहौल बन रहा था, आप जिस तरीके से तमाम चीजें बता रहे थे, मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं बीच में। एक, आपको विपक्षी एकता की यानी एनडीए कुनबे की याद आपको भी तब आई जब गठबंधन के साथ आ गए। जब तक बीजेपी के साथ रहे आपने कभी सुझाव नहीं दिया कि अपने साथियों को बुलाकर बैठक कर लीजिए? अच्छा जी, जब पार्टी हमारी खतरे में आ गई, जब वहाँ एक हनुमान पैदा कर दिया गया, डर से समझौता किया ना, स्वीकार कीजिए आपने डर से समझौता किया। हम गठबंधन को ध्यान नहीं, आपने डर से समझौता किया, स्वीकार कीजिए ना कि हमारी पार्टी खत्म होने का खतरा था। अच्छा जी, हमने तो लगभग 17 साल गठबंधन का साथ दिया। हमारे जार्ज फर्नांडीज ने साथ दिया, शरद यादव ने साथ दिया, नीतीश कुमार ने साथ दिया, और लेकिन जैसे ही मोदी सत्ता में आए वैसे सारे जो सहयोगी दल थे एक एक करके अलग होते गए। सबसे बड़ा सहयोगी दल था वो आप जानते हैं महाराष्ट्र की शिवसेना। सवाल तो यही ना कि ऐसे दल अगर साथ में आएंगे तो मजबूती कितनी रहेगी जो अपना घर नहीं बचा पाए। त्रिपाठी जी आऊंगा दोबारा आपके पास। सवाल तो ये भी पोजदार साहब फिर उठेगा ना कि ये बात वाजिब भी है कि सिर्फ तमाम दलों को एकजुट कर लेना ये अपने आप में एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए, या इसको एक फोटो अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देखते हैं कि तस्वीर खिंचाने भर से मतलब ज्यादा है? क्योंकि जो स्थिति है इनमें से आपको ये दल लगते हैं कि पिछले चुनाव में जो 150 के भीतर तमाम दल सिमट गए, इतनी मजबूती आ पाएगी?
देखिए अक्षय जी, अगर आप इसको बड़ी निष्पक्षता से अगर आप इसको देखेंगे तो मैं आपको 2-3 चीजों के ऊपर दृष्टिकोण आपका दिलाना चाहता हूं। पहली बात तो जो आपने कहा कि ये सारे के सारे मिलकर के 150 से नीचे सीटों पे सट गए। दूसरी बात आपको एक चीज और बताना चाहता हूं मैं कि आज जो 26 पार्टियां इकट्ठी हुई हैं और जिन्होंने अपना नाम धरा है इंडिया, मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात तो आप ये मान के चलिए, इस बात का मतलब ये हुआ कि यूपीए फेल हो गया, इसीलिए इंडिया नाम धरना अनिवार्य हो गया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि 150 से नीचे सिमट ही नहीं गए। आगामी चुनाव के अंदर भी इन सारी पार्टियों का अगर आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो 380 सीटें ऐसी हैं जहां पे इनका प्रभाव है, और उन 380 सीटों के अंदर भी मेरे हिसाब से लगभग 90 सीटें ऐसी हैं जहां पे इनका पेच फंसेगा। जैसे सीताराम येचुरी जी इन 26 में शामिल हैं, लेकिन आज ही उन्होंने बयान दे दिया है कि हम ममता जी से हाथ नहीं मिलाएंगे। और इसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं कि कांग्रेस जब वहां पे केरला में चुनाव लड़ने के लिए जाएगी तो मेरे को यह चीज समझ में नहीं आ रही कि वो सीपीएम के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी या सीपीएम के साथ समझौता करके चुनाव लड़ेगी, या ये लोग जब पंजाब में जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल जी से समझौता करके, यानी अरविंद केजरीवाल जी से सीट लेंगे या उनके खिलाफ लड़ेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि मैं गिनाऊंगा तो लगभग 90 सीटें ऐसी हैं कि जहां पे इनके आपस में ही विरोधाभास उत्पन्न होंगे और निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे। लेकिन ये हिम्मत दिखाना, तमाम दल अपने मतभेद भूलने को तैयार, वो कह रहे हैं कि पुराने जो गिले शिकवे हैं हम साइड रख देंगे, ये देश के लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। देखिए अक्षय जी, ऐसा है, देश के लोकतंत्र को तो बचाते हुए इनको 9 वर्ष हो गए। कभी ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, चुनाव आयोग के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे, ईवीएम के ऊपर भी आरोप लगा रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि भाई हम मोदी जी को हटा देंगे, यानी कि जनता मोदी जी को हटा देगी। मतलब ईवीएम अब 2024 के चुनावों के अंदर बेईमानी नहीं करेगी, मोदी जी ईवीएम को हैक नहीं करवाएंगे, मोदी जी के अंदर इतनी ईमानदारी आ गई है। इसका मतलब ये हुआ तो क्या है, क्या ये पहले झूठ बोल रहे थे या आज ये गलतफहमी में है? बैठक में भी ईवीएम पर चर्चा की बात भी कह रहे हैं। नहीं, ईवीएम पर भी विमर्श करें। मुझे एक बात बताइए, अगर ईवीएम पे जिस आदमी को शक है वो जीत कैसे जाएगा? वो फिर जीत का दावा कैसे कर रहा है? पहली बात तो ये फिर तो इनको मेरे हिसाब से चुनाव का बायकॉट करना चाहिए, ना कि चुनाव लड़ने की बात करनी चाहिए। कि भाई अगर ईवीएम से चुनाव करवाता है चुनाव आयोग और इनको ईवीएम पे अभी भी शक है तो फिर हारने के लिए क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? फिर चलिए, तो यानी आपके हिसाब से लगता है कि ईवीएम की इज्जत पर खतरा तो इस बात फिर नहीं मंडराएगा कि कहा जाए कि भाई ईवीएम की तो इज्जत लूट ली गई, क्योंकि पिछले चुनाव को लेकर जिस तरीके से कहा गया। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है। जुड़ गए हैं, आप नेता एनसीपी हैं। मुकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में, लेकिन उससे पहले मैं पवन दीक्षित जी आपसे जानना चाह रहा हूं, आपको लग रहा है कि राह में अभी रोड़े कम नहीं है? चेहरा कौन होगा, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, इस पर बात फंस सकती है? बिल्कुल बिल्कुल अक्षय भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता, कुछ भी चीजें आसान नहीं होती। लेकिन मैं तो इस चीज को बहुत अच्छा समझता हूँ, सारी पार्टियों ने बड़ा ही एक सामंजस्य का वो दिखाया है। पहले तो यही बोला जाता कि ये होगा नहीं होगा गठबंधन, पहली बार तो ये मीटिंग होगी नहीं होगी, फिर दूसरी होगी नहीं होगी, कितने दल साथ में आएंगे। देखिए, दूसरी मीटिंग हुई और 13 की जगह 26 दल हो गए। और मैं अक्षय भाई आपके चैनल के माध्यम से एक बात और बोल दूं कि 26 से आगे अभी संख्या बढ़ेगी। तो दूसरी बात जो आपने अभी बात भी पूछी, देखिए हर पार्टी की एक अपनी स्ट्रेटेजी होती है और अपनी पार्टी को चलाने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है। यहाँ पर निश्चित रूप से एक पेज पर लाने के लिए चीजों में समन्वय बिठाया जाएगा और जो आपके तरफ से एक संशय है या हमारे पोद्दार जी ने ये बात बोली थी कि भाई किसी की कुछ सोच है, किसी की कुछ सोच एक पेज पर लाना है, वो निश्चित रूप से लाएंगे। देखिए अभी भी आप देखिए कोई ऐसा हर्डल बड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से हम विपक्ष की राजनीति एक दूसरे के खिलाफ भी करते आ रहे थे। लेकिन एक बड़ी सोच के लिए छोटी सोचों को खत्म करना होता है, एक लंबी लाइन के लिए छोटी लाइनों को खत्म करना होता है। मैं बिल्कुल भरोसे के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि ये सब चीजें बिल्कुल भी सामने नहीं आएंगी। महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं होंगी, इस बात की कोई गारंटी है कि महत्वाकांक्षाएं हावी नहीं होंगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो मेरी भी जनरली बात हुई है, अन्य पार्टी के लोगों से भी बात होती है, सभी लोग मित्र होते हैं, बीजेपी में भी मित्र हैं हमारे, तो ऐसा नहीं लगता कि किसी का कुछ ऐसी महत्वाकांक्षाएं आ रही हैं। छोटे मोटे इश्यूज हो सकते हैं और निश्चित रूप से होते हैं और होने भी चाहिए। देखिए कोई राजनीतिक दल है, उसकी अपनी एक पर्सनल महत्वाकांक्षा हो सकती है और वो राजनीतिक दल है, राजनीति करने के लिए ही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो बिल्कुल एकदम समाज सेवा में है। तो लेकिन असल राजनीति यही है कि सारी चीजों को एक पेज पर लाना है और समन्वय इस तरह से बिठाना है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है मुकेश भाई, आज तो प्रधानमंत्री ने जोरदार तरीके से प्रहार किया, वो तो सीधा ये कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, ये डर की वजह से एक हो रहे हैं
और इसके पीछे कोई लोकतंत्र की हत्या या ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब डरे हुए हैं, एक दूसरे के बचाव करने के लिए एक साथ आ रहे हैं। मुकेश जी देखिए, भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो इस तरह कह रहे हैं कि लोग डरे हुए हैं, यानी डराने वाली सरकार जो है भाजपा की है और ईडी सीबीआई की सरकार है। वो खुद ही कबूल कर रहे हैं कि डरे हुए हैं, यानी विपक्ष बोले नहीं, विपक्ष को जीने का अधिकार नहीं है क्या? विपक्ष भी उतना ही वजन और विपक्ष देश में रखता है। जब विपक्ष है दोनों से देश चलता है, तो विपक्ष पे जो वो बोलेंगे। और उसके बाद जो दागी है हमारे देश में, जिस तरह नारायण राणे साहब है, येदियुरप्पा है और बड़े बड़े लोग हैं, मगरमच्छ है, वो भाजपा पे जाके गंगा नहा लिए। जूनियर पवार साहब का नाम भी तो ले लीजिए। और भी लोग जो है डरा धमका के अब हमारे साथ आ जाए, तो भाजपा के जो हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर है, भाजपा के लोग, ये लोग अगर कहेंगे कि भाई डरे हैं धमके हैं, तो कार्यकर्ता कहीं ना कहीं तो मिसगाइड में जाएंगे ना। नहीं, लेकिन डरने की जरूरत तो उनको है ना जिन्होंने कुछ किया हो। मुकेश भाई अब ये बताइए, आपके यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, पवन भाई के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, निरंजन पोजदार जी के यहाँ, त्रिपाठी जी के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है, सबके यहाँ तो छापा नहीं पड़ रहा। तूफान आई, आंधी आई, महाराष्ट्र पे आधा लेके चला गया 30 विधायक, दूसरे सीधे सब लेके भागे। तो आप मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि ये 30 विधायक भ्रष्टाचारी थे? मुकेश भाई डर दिखा के, मुकेश भाई एकदम ओके भाग गए वो भी, बाद में नहीं, तो अब आप इस बात को मान रहे हैं कि वो 30 विधायक भ्रष्टाचारी थे, डर की वजह से चले गए? जी सर, आपने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, डराया धमकाया जा रहा है, यानी जो आप 26 से 30 विधायक जो कह रहे हैं कि एनसीपी में दरार पड़ी है, वो डर की वजह से गए हैं, यानी जो बागी विधायक हैं वो आपकी नजर में सब भ्रष्टाचारी हैं ना फिर? अरे सर, मुझे क्यों बोल रहे हैं कि मेरे नजर में? प्राइम मिनिस्टर के खुद मुंह से बोला है, भारत के प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बाबू, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया ना कि ये मुकेश शेख के बारे में मैं कह रहा हूं या अजित पवार या शरद पवार, नाम नहीं लिया, उन्होंने एनसीपी कहा था। एनसीपी में तो आप भी हैं। अच्छा, तो ईडी सीबीआई ने जो शिंदे साहब के जो लोगों पे जो समया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, पहली आदमी के खिलाफ लिखता था, हसीन मुशरफ के खिलाफ, और शिंदे साहब के लोगों के खिलाफ, भावना गोली के खिलाफ, वो लोग चले गए। तो ठीक है, एनसीपी के नाम बोला है और किसी का नाम नहीं बोला है, लेकिन और भी तो लोग गए हैं ना, भ्रष्टाचारी सरकार में जाके बैठ गए। तो सारे वो भ्रष्टाचारी थे, यानी अगर शिवसेना भी अगर टूटी, उद्धव को जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें सारे भ्रष्टाचारी थे जो छोड़ कर गए डर की वजह से। सिर्फ नहीं, भ्रष्टाचारी तो ये कह रहा है, भ्रष्टाचारी अगर होते तो क्यों लेके जाते? सर, पोस्टर तो आप लोग लगवा रहे हैं, पोस्टर कोई अजित पवार को कटप्पा की संज्ञा दे रहा है। मुकेश भाई ये तो दाग लगाने का, आप लोगों की तरफ से पोस्टर बाकायदा लगाए गए जिसमें कटप्पा दिखाया गया अजित पवार साहब को, कभी गद्दार की संज्ञा दी जा रही है, समझा क्या जाए? देखिए, राजनीति है, उससे में अगर अपना बाप ने किसी बच्चे को लाफा मार दिया तो गाल को काट के हॉस्पिटल में रखा नहीं जाता है, अगर मांडी में पेशाब किया तो मांडी को काट नहीं दिया तो जाता। स्वीकार कीजिए ना कि बाप और बेटा एक है, चाचा भतीजा एक है। नहीं, एक कैसे विचार? जिसके साथ गए हैं अजित दादा पवार, उनके विचारधारा अलग है, हम सेकुलर लोग हैं, हमने जनता से, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दलित परिवार से। ठीक है संजीव मिश्रा जी, जवाब दीजिए। वहीं घूम फिर कर सारी बातें आ जाती हैं कि आप देश में डर का माहौल पैदा कर रहे हैं। जब हिंदू मुस्लिम से काम नहीं चला तब आपने विपक्षी दलों को घेरना शुरू कर दिया, गड़े मुर्दे उखाड़ने शुरू कर दिए, किसी को ईडी का डर, किसी को सीबीआई का डर, और जो बच गया उसको इनकम टैक्स का डर। देखिए अक्षय भाई, ये अस्तित्व का संकट है, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी जिन लोगों ने जब शासन में रहे, सत्ता में रहे, उन्होंने तमाम भ्रष्टाचार और तमाम परिवारवादी काम किए। आज ये लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भेड़ चाल चल रहे हैं, सब लोग एकजुट हो रहे हैं, लेकिन इनका कोई अस्तित्व अगर होता तो 9 साल से ये लोग जो चिल्ला रहे हैं कि ना वो भ्रष्टाचार, अरे कांग्रेस जैसी पार्टी जिसके राष्ट्रीय नेता लोग, चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, हजारों करोड़ के घोटाले में आज जमानत पर बाहर है, लेकिन नहीं इनकी समझ में आ रहा। ये मैंने शुरू में ही कहा, इसलिए कि भ्रष्टाचारियों का कुनबा तैयार हो रहा है। ये 2024 के रिजल्ट आने दीजिए, इनमें किन का अस्तित्व रह जाएगा। ये संजीव भाई, पवन भाई की पार्टी कह रही है कि इस बात का जवाब लीजिए, क्या बीजेपी में सारे हरिश्चंद्र हैं, वहां पर कोई भ्रष्टाचारी नहीं है? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि जो अच्छे लोग होते हैं
जिनकी नीतियां होती हैं वही लोग भारतीय जनता पार्टी में रह भी पाते हैं। और अभी तक तो ये तो बता रहे हैं वो भ्रष्टाचारी वहाँ चले जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। क्या आपने अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को भर रखा था? क्या वो भ्रष्टाचारी जब आपकी पार्टी में थे तो वो भ्रष्टाचारी नहीं थे? अजीत पवार को अब आप कह रहे हैं कि वो गद्दार है, लेकिन जिस समय आपकी पार्टी में थे तो आप लोग सर झुका करके चलते होंगे उनके सामने। ऐसा ना करिए, कम से कम अगर आपकी पार्टी का कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति कहीं दूसरी पार्टी में जाता है तो वो गद्दार नहीं हो जाता है, उसके ऊपर भ्रष्टाचार नहीं हो जाता है। आपकी पार्टी में रहेगा तो ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी में आ जाएगा तो आपका नहीं, वो तो प्रधानमंत्री का बयान याद दिला रहे हैं, भोपाल में दिया हुआ। क्या कहा आपने अक्षय जी? वो तो याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान जो मध्य प्रदेश के दौरे पर भोपाल पहुंचे थे तब दिया था। एनसीपी पर आरोप लगाया था कि 70,000 करोड़ के घोटालेबाज। अब वो कौन थे घोटालेबाज? जो होंगे उनको पकड़ा जाएगा, यही तो भ्रष्टाचार। अजित पवार तो नहीं होंगे ना, कम से कम इसीलिए सब एकजुट हो रहे हैं। अजित पवार तो नहीं होंगे, प्रफुल्ल पटेल तो नहीं होंगे, छगन भुजबल तो नहीं होंगे, कम से कम ना। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से बोलिए। आवाज साफ नहीं आती, दरअसल बीजेपी वालों को आवाज चलिए नहीं, मैं दोहरा देता हूँ भाई, हो सकता है तकनीकी खामी हो, मौसम का मिजाज भी बिगड़ा हुआ है। संजीव भाई, सच बोल दिया आपने तो संजीव भाई, और राहुल गांधी को तो उत्तर प्रदेश से हरा के भेज दिया। अरे उत्तर प्रदेश में ना संगठन है ना उत्तर प्रदेश में कोई नेता कांग्रेस में बचा। और जहाँ तक बात एनसीपी की है तो ये अपना घर बचा नहीं पा रहे। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग जिनको आपने समय सहेज रखा था। ठीक है, चलिए इस पर मुकेश भाई जवाब दे दीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। मुकेश भाई, वो सीधा कह रहे हैं कि जो अपना घर नहीं बचा सकते वो विपक्षी एकता की बात करते हैं। इस बार खाता नहीं खोलेगा उसका भी। ठीक है संजीव भाई, ठीक, ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। मुकेश भाई, देखिए घर बचाने की बात वो कर रहे हैं साहब कि घर नहीं बचा पाए। अरे घर तो हम बचा लिए। अरे घर में अगर पीछे से कोई आके कोई बड़ा डकैती कर रहा है, खड्डा करके बैंक लूट रहा है, तो उसको कौन बचा पाएगा भाई? सामने से आ जाते, जनता आपको चुन के दिया, हमें चुन के दिया, हमारे विधायक चुनाव लड़के अगर आपके साथ जाते तो कम नहीं था। चुनाव लड़के नहीं गया, सेकुलर वोट लिया, और सबके चेहरे पे चुनाव लड़ा, फॉर्म और सबने दिया। देखिए और भी लोग संपर्क में है, और लोग भी संपर्क में। ये लीजिए मुकेश जी, वो तो कह रहे हैं कि अभी तो ये कतार और लंबी है, तमाम लोग हैं जो बीजेपी में आने वाले हैं। इस चक्कर में ना रहो, बीजेपी में देख लेना, अगर संकट हो अभी। ठीक है संजीव जी ठीक है। मुकेश भाई अपनी बात पूरी कीजिए। वो तो कह रहे हैं कि ऐसे नेताओं की अभी लंबी चौड़ी फौज है जो बीजेपी के संपर्क में है। 2019 के चुनाव में एनसीपी से जो गए थे और वो कांग्रेस से गए थे, उनको कुछ नहीं मिला। खुद ही ऐसे अटका पड़ा है, ना मंत्री मिला, ना उनको संतरी मिली, ना सम्मान मिल रहा है। आप बात कर लीजिएगा, आपको कुछ ना कुछ दिलाएंगे। भाजपा में क्या करेंगे? अगर आपको आना हो तो बात कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ दिलाएंगे आपको। चलिए एक और ब्रेक के लिए रुकना है। बेंगलुरु में विपक्षी गठबंधन का नया नाम भी रख दिया गया है जिसमें 26 दल शामिल हैं। सवाल यह है कि मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, और सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मैं प्रोफेसर त्रिपाठी आपके पास आऊंगा, क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले जो हम चर्चा कर रहे थे कि जो डर के माहौल की बात आप लोग कर रहे हैं, ये डर तो उसको होगा ना जिसने किया होगा कुछ। देखिए अक्षय जी, बिल्कुल मेरा साफ है कि जो लोग टेंटेड है या जो लोग कहीं कहीं करप्शन में इन्वॉल्व है, वही लोग डर रहे हैं। लेकिन अगर जब तक कोई जांच आ न जाए, जांच की कोर्ट उसको न मान ले, तब तक ये बात कहना मुश्किल है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, माननीय नीतीश कुमार का भी एक लंबा राजनीतिक कैरियर इस देश में, लगभग 17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक बात, लगभग 15-20 वर्षों से केंद्र में मंत्री। लेकिन आप उनके ऊपर एक चार्जेस नहीं, उनके लिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ प्रधानमंत्री जी ईडी और सीबीआई लगाए। तो सवाल ये है कि नैतिकता का जहाँ तक प्रश्न है, वहाँ जांच होना कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, नहीं त्रिपाठी जी, जांच में चेहरे पर कोई पकड़े जाए, कानून अपना काम करे। त्रिपाठी जी, नीतीश कुमार जी के चेहरे पर कोई दाग नहीं है, इस बात से आपकी इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ गठबंधन में जा रहे हैं, अगर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाला जिस पर गंभीर आरोप है, तो वो भी तो उसी कतार में खड़ा होगा ना। देखिए माननीय नीतीश कुमार का हमेशा 0 टॉलरेंस रहा। वो कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करते। आपने देखा होगा कि इसके विगत में भी हमने तो तेजस्वी यादव का बचाव कर पाएंगे नीतीश कुमार जी? आरजेडी को छोड़ा,
अगर कोई घटना इस तरीके की घटती है तो माननीय नीतीश कुमार नहीं बैठे। आरजेडी भी तो इस गठबंधन का हिस्सा है ना, बिल्कुल गठबंधन का हिस्सा है। तो तेजस्वी यादव का बचाव कैसे, डिफेंड कैसे कर पाएंगे? अगर दोषी पाए जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। नहीं, चार्जशीट में नाम तो अब तेजस्वी यादव का भी है। अरे भाई चार्जशीट आने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, जब तक कानून नहीं करेगा, कानून सजा देगा ना। लालू प्रसाद यादव जी, आपकी नजर में लालू प्रसाद यादव जी विक्टिम है या उनको उनके दोष की सही सजा मिली? नहीं, देखिए, मैं जब कानून भारत का जो कानून है वो कानून सक्षम संविधान माना जाएगा ना। सही सजा मिली ना, सही सजा मिली ना, बिल्कुल सजा हुई, जो कानून ने सजा दी है। भ्रष्टाचार किया था, यानी भ्रष्टाचार साबित हुआ तभी जेल जाना पड़ा। देखिए इस मामले को हम कैसे कहते हैं, तो कानून ने सजा दिया है तो सजा है, नहीं त्रिपाठी जी, मैं सवाल आपसे सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपकी पार्टी, सुन तो लीजिए, क्योंकि आपकी पार्टी की तरफ से लालू एंड फैमिली पर खूब आरोप लगाए गए। अजय जी, इस सवाल का जवाब अगर आरजेडी से आप पूछेंगे तो बेहतर होता। सर आपके साथ ही जवाब तो देना पड़ेगा ना, आप सरकार साथ में चलाएंगे, मीठा मीठा कड़वा थू, ये तो नहीं चलेगा। एक सवाल, हमारी पार्टी जो है, एक सवाल है, ठीक है त्रिपाठी जी, एक सवाल है मेरा। त्रिपाठी जी, जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन आरजेडी के साथ हुआ। मैं यही कहना चाह रहा हूं कि ये जवाब कैसे दे पाएंगे जब जनता के बीच में पहुंचेंगे तो कैसे डिफेंड कर पाएंगे? निरंजन पोद्दार साहब भी एक सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, हाँ त्रिपाठी जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा कि चार्जशीटेड होने से कुछ नहीं होता, तो 3 वर्ष पहले तो जिस तरीके से तेजस्वी जी पे आरोप लगा था, तो नीतीश जी ने कहा था कि पहले आप अपने आरोप से निरारोप होकर के आप आइए, तब हम साथ में सरकार चलाएंगे। इस बात पे उन्होंने सरकार तोड़ दी थी। देखिए पोद्दार जी, परिस्थितियां अलग अलग होती है, मतलब उस समय परिस्थिति राजनीति में अलग थी, आज परिस्थितियां अलग है। समझौता कर लिया ना, यही मतलब है ना, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना। अगर कोर्ट उनको दोषी मानेगा तो सजा मिलेगी। ठीक है पवन भाई, ये आपको नहीं लग रहा कि जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनके जो नेता हैं, जिन पर जो पहले के आरोप भी लगे हुए हैं, आपकी पार्टी ने भी कई दूसरे दलों के नेताओं पर इससे पहले गंभीर आरोप लगाए कि इनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अब उन्हें डिफेंड करना आपको नहीं लग रहा कि बड़ी चुनौती होगा? कब तक चेहरा चमकाइएगा, कब तक सफाई कीजिएगा चेहरे की? अक्षय भाई, मैं थोड़ा सा 1 मिनट ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि मैं कई दफा फिंगर रेज कर रहा था। मुकेश भाई की बात जो आपने कहा या त्रिपाठी जी की बात, तो ये सच्चाई मैं गवाह हूं इस बात का। गुजरात की पिछली विधानसभा के टाइम पर पे जो कांग्रेस के विधायक गए थे, उसमें कुछ मेरे मित्र हैं और उन्होंने स्वयं मुझसे बोला कि हमारे धंधों पर हमारे इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़ रही है, डेली हमारे बच्चों को बिठाया जा रहा है। लिटरली बता रहा हूँ अक्षय भाई, मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं किसी की सुनी हुई बात नहीं कर रहा। हमारी मजबूरी है बीजेपी में जाना, और आज भी बीजेपी में ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कांग्रेसी हैं मन से। नहीं तो फिर कैसे टक्कर लीजिएगा? हमारे काम, उन्होंने कुछ नहीं गलत किया। लेकिन अक्षय भाई एक बात बताऊं, देखो आप भी अच्छी तरह जानते हैं, सब समझदार हैं, जब पुलिस लगातार किसी के घर जाती है ना भैया, लोग संजीव भाई, आदमी कमर टूट जाती है। ये नहीं पवन भाई, लेकिन मुझे ये बताइए कि मनीष सिसोदिया जैसे लोग, सत्येंद्र जैन जैसे लोग जो इतने महीनों से सलाखों के पीछे हैं, उनको कैसे डिफेंड कर पाएंगे? कुछ तो कारण होगा। मैं आपके सम्मान के साथ में पूरी बात को मैं कहूंगा। जो अभी तेजस्वी की बात कर रही है, तेजस्वी की उम्र मात्र 13 साल थी जिसमें चार्जशीट दाखिल की है। 2004 से 9 में रेलवे मिनिस्टर लालू जी हुआ करते थे और उनके एलिगेशन उस जमाने का है। आप एक बात बताइए अक्षय भाई, मेरे आपके बच्चे 10-12 साल के हैं और 20 साल बाद या 15 साल बाद उन बच्चों को कहीं किसी केस में मुजरिम बना दिया जाए, तो क्या का न्याय है? नहीं तो आप कह रहे हैं कि पाक साफ है, आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी को फंसाया गया है? हाँ बिल्कुल, देखिए आप एक बहुत ओपन एंड 13 साल की उम्र में रजिस्ट्री हुई उनके नाम से, बच्चे की उम्र 12 से 13 साल थी। ठीक है संजीव भाई, जवाब दीजिए। मुजरिम बना दिया जाए। ठीक है संजीव भाई, संक्षेप में जवाब। जो संजीव भाई एक बार भ्रष्टाचार की बात बार बार कर रहे थे, ये धनिया चिल रहे 2 सालों से कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचारों के 2 आरोपों के ऊपर सरकार आई, एक भी केस में किसको सजा हुई मुझे बता दीजिए। कूची से बनी हुई, आदर से बनी हुई। ठीक है संजीव भाई, संक्षेप में जवाब दीजिए क्योंकि अब चर्चा के समापन का वक्त हो रहा है। संजीव भाई ठीक है, जवाब ले लीजिए। तो बात रखूं, संजीव भाई, जो कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता हैं
इनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जो इनके साथ कुछ लोग गैर कानूनी धंधा करते थे, ये इन्होंने कहा, और वो भाजपा में इसलिए उनको जाना पड़ा। गलत और आप फिर अपने लिए बताएंगे उस चीज में। आपको धन्यवाद देता हूँ। आप गलत कह रहे हैं, आप खुद फंसे हैं उसमें, जो आज बीजेपी में वो लोग, ये ध्यान रखिए। इनको आप जब बाहर कर रहे हो, ये खुद जा रहे हैं, तो आप उसका ढिंढोरा मत पीटो। मैं तो यही कह रहा हूँ, कांग्रेस नाम नहीं लिया किसी का, पार्टी मेरे व्यक्तिगत संबंध है, लेकिन अच्छे भाई ने जो बात बोली थी कि क्या सारे लोग अपराधी होते हैं, मैंने उस पर जवाब दिया। चले, कुल मिलाकर ये तो जरूर कहा जा सकता है, माफी चाहूंगा बीच में आप सभी मेहमानों को रोक रहा हूं, वक्त इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है, लेकिन जितनी दिलचस्प ये बहस हो रही थी, इससे ज्यादा दिलचस्प 2024 का मुकाबला होगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हालांकि अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन किसके दावों में कितना दम है, इस बात का फैसला जनता जनार्दन करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ लोकतंत्र में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।